ताबूत एक, बेरमपुर के रहस्य को डिकोड करना। मध्य प्रदेश की वादियों में बसा एक बेहद खूबसूरत सा गांव है बेरमपुर। अब बाहर से देखने पर ना ये जगह जितनी शांत और मनमोहक लगती है, सच मानिए इसके भीतर उतने ही खौफनाक रहस्य दबे हुए हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से बड़े बड़े साहसी लोगों के दिलों में भी खौफ पैदा कर रखा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी खौफनाक सफर की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम उन कड़ियों को जोड़ेंगे जो 400 साल पुराने एक खौफ को आज के हमारे आधुनिक विज्ञान के अहंकार से मिलाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, रात का घना अंधेरा है, एक सुनसान पगडंडी है और अचानक पीछे से एक भारी डरावनी आवाज गूंजने लगे। बम बम बश। रोंगटे खड़े कर देने वाली ठीक यही आवाज 400 साल पहले मदन नाम के ग्रामीण ने सुनी थी। मदन के पिता ने उसे साफ चेतावनी दी थी कि भाई, शनिवार की रात को गांव में बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। लेकिन मदन ने इस स्थानीय ज्ञान को अनसुना कर दिया और पता है, उसकी बस इसी एक गलती ने उसे उस भयानक नियति तक पहुंचा दिया जिसका इंतजार उस अंधेरे जंगल में हो रहा था। भाग 1, निशीर मोलो की किंवदंती। आइए अब इस प्राचीन और भयानक लोक कथा की ओर बढ़ते हैं जो पीढ़ियों से बेरमपुर के लोगों को डराती आ रही है। अब समझते हैं कि आखिर ये निशीर मोलो हैं क्या। कहानी के मुताबिक ये 4 खौफनाक आकृतियां हैं जो अपने कंधों पर एक भारी भरकम शापित ताबूत लेकर चलते हैं। और इस किंवदंती का सबसे डरावना नियम क्या है? अगर उनकी आहट सुनाई दे तो तुरंत छिप जाना चाहिए। अगर किसी ने गलती से भी उन्हें देख लिया या उनसे नजरें मिला लीं तो उसका जिंदा बचना बिल्कुल नामुमकिन है। मदन ने भी झाड़ियों में छिपने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जिज्ञासा इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। उसने झांकने की गलती कर दी। अगली सुबह मदन का शव एक बरगद के पेड़ के पास पड़ा मिला और उसके चेहरे पर ऐसा खौफ जमा हुआ था मानो मरने से पहले उसने कुछ बेहद ही खौफनाक मंजर देख लिया हो। और यहाँ पर ये कहानी समय की एक बहुत बड़ी छलांग लगाती है। जरा सोचिए, 400 साल पुरानी उस खौफनाक रात से निकलकर हम सीधे आज की सुबह दिल्ली की एक बहुत ही एडवांस साइंस लैब में पहुंचते हैं और फिर वहां से वापस उसी बेरमपुर गांव में आधी रात को एक प्राचीन महल की ओर बढ़ते हैं। ये जो समय का चक्कर है ना, और अतीत का वर्तमान से इस तरह से टकराना, यही इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। भाग 2, सपना और मृत्युंजय अमृत। यहाँ से कहानी की रफ्तार थोड़ी तेज होती है क्योंकि अब तर्क और विज्ञान का सीधा सामना इन प्राचीन रहस्यों से होने वाला है। तो दिल्ली में रहने वाली लैब टेक्नीशियन मेघना को लगातार एक ही खौफनाक सपना आ रहा है। सपने में वो एक सुनसान, कोहरे से भरे जंगल में बिल्कुल अकेली है। तभी एक विशालकाय और भयानक पक्षी उस पर हमला करता है। भागते हुए जब वो एक पेड़ से टकराती है तो देखती है कि उस पेड़ से हरे रंग का एक रहस्यमयी तरल पदार्थ टपक रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सपना महज कोई भ्रम नहीं है। ये बिल्कुल उसी प्राचीन खौफ की परछाई है जो बेरमपुर में कहीं छिपा है। ऐसा लग रहा है मानो अतीत उसके दिमाग के जरिए वर्तमान में घुसपैठ कर रहा हो। इसी बीच असली दुनिया में मेघना और उसकी सहकर्मी इशिता पर काम का बहुत भारी दबाव है। उनके प्रोफेसर जयदेव ने उन्हें जल्द से जल्द एक एंटीडोट तैयार करने का अल्टीमेटम दे दिया है और समय सीमा बहुत तेजी से खत्म होती जा रही है। प्रोफेसर की ये सख्त चेतावनी ही वो बाहरी दबाव है जो इन दोनों को विज्ञान की सुरक्षित सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ अलग और असाधारण खोजने पर मजबूर कर देता है। दबाव में आकर इशिता दंत कथाओं और लोक कथाओं की एक पुरानी किताब खंगालती है और उसमें उसे जिक्र मिलता है मृत्युंजय अमृत का। किताब के मुताबिक ये एक ऐसा अनोखा हरा तरल है जो हर पूर्णिमा की रात को एक खास पेड़ से टपकता है। जब मेघना उस किताब के पन्ने को देखती है तो वो बिल्कुल सन्न रह जाती है क्योंकि किताब में छपा पेड़ बिल्कुल वही पेड़ है जो रोज उसके सपनों में आता है। यहीं पर एक बहुत बड़ी बात समझ आती है कि कैसे आधुनिक दिमाग अक्सर पौराणिक कथाओं को तब तक नकारते रहते हैं जब तक कि वे उनकी खुद की वास्तविकता से न टकरा जाएं। विज्ञान और पौराणिक कथाओं का यही टकराव उन्हें बेरमपुर जाने के लिए प्रेरित करता है। भाग 3, बेरमपुर गांव की यात्रा। मेघना और इशिता अब 5 घंटे की लंबी बस यात्रा तय करके उस मृत्युंजय अमृत की सच्चाई का पता लगाने के लिए निकल पड़ती हैं। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो है 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का सीधा टकराव। एक तरफ दिल्ली की वो लैब है जो पूरी तरह से विज्ञान, तर्क और लॉजिक पर चलती है। मेघना और इशिता आत्मविश्वास से भरी हुई शहरी लड़कियां हैं। और दूसरी तरफ है एक बेरमपुर गांव जो अंधविश्वास, अपशकुनों और एक गहरे, सदियों पुराने डर में डूबा हुआ है।
शहर का तर्क और उनका कॉन्फिडेंस जब गांव के उस खौफ से टकराता है तो कहानी में टेंशन अपने चरम पर पहुंच जाती है। गांव में कदम रखते ही ये दोनों एक बहुत ही चालाक योजना बनाती हैं। वे गांव के मुखिया को अपनी असली मंशा बिल्कुल नहीं बताती। इसके बजाय वे एक झूठा बहाना बनाती हैं कि वे अपनी पढ़ाई के लिए 5 गांवों पर रिसर्च कर रही हैं। शहर की इन लड़कियों को लगता है कि वे इन सीधे साधे गांव वालों को आसानी से बेवकूफ बना लेंगी, और ये झूठ काम भी कर जाता है। मुखिया न केवल उन पर भरोसा कर लेता है बल्कि उन्हें अपने ही घर में ठहरने की जगह भी दे देता है। इसके बाद वे मुखिया के बेटे अनुज को भी अपने प्रभाव में ले लेती हैं ताकि आधी रात को छुपकर बाहर निकल सके। सच में ये एक बहुत ही जोखिम भरा खेल है। लेकिन क्या प्रकृति और प्राचीन शक्तियों को इतनी आसानी से धोखा दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही ये दोनों गांव की सरहद के अंदर कदम रखती हैं, आसमान में काले बादल छा जाते हैं और एक भयानक आंधी उठ खड़ी होती है। इतना ही नहीं, जब वे मुखिया के घर पहुंचती हैं तो घर के मंदिर में जल रहा दिया अचानक फड़फड़ाकर बुझ जाता है। दूसरी तरफ गांव का पुजारी आसमान में काले अंधेरे को इधर उधर घूमते हुए महसूस करता है। ये सारे अलौकिक अपशकुन चीख चीख कर बता रहे हैं कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। भाग 4। 400 साल पुराना राजमहल। रात के घुप अंधेरे में अनुज दोनों लड़कियों को लेकर राजा सूरजभान के खंडहर हो चुके महल तक पहुंचता है। जब वे तीनों उस विशाल और सुनसान राजमहल के सामने खड़े होते हैं तो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य उभर कर सामने आता है। मेघना अचानक कहती है कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसने ये राजमहल पहले कहीं देखा है। अंदर जाने पर भी उसे हर एक चीज जानी पहचानी लगती है। अब जरा रुककर सोचिए, एक शहर में पली बड़ी लड़की जो अपनी जिंदगी में पहली बार इस गांव में आई है, उसे 400 साल पुराने एक खंडर की एक एक चीज कैसे याद हो सकती है? ये वाकई हैरान करने वाला है। महल के अंदर का सन्नाटा अचानक टूट जाता है। उन खाली गलियारों में भारी जूतों की चहलकदमी की आवाज गूंजने लगती है, जैसे कोई अदृश्य सिपाही वहां पहरा दे रहा हो। और तभी एक दरवाजा खुलने की तेज आवाज आती है। उस बंद और वीरान महल में ऐसा कौन हो सकता है जिसने वो दरवाजा खोला? उस दरवाजे से कोई निकला है और उसे देखकर वे तीनों पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। वहां का माहौल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भाग 5। ताबूत का खौफनाक सच। आइए अब देखते हैं कि ये कहानी अपने चरम पर कैसे पहुंचती है। क्योंकि जबकि ये तीनों महल के अंदर फंसे हैं, ठीक उसी समय गांव की सरहद पर एक और भयानक घटना आकार ले रही है। तेज आंधी के बीच वो भयानक मंत्र एक बार फिर हवा में गूंजने लगता है, बम बम बश। जी हाँ, सदियों पहले सो चुके निशिर मौलो एक बार फिर जाग उठे हैं। इस मनहूस आवाज को सुनकर पूरा गांव दहशत में अपने अपने घरों में जाग जाता है। मुखिया नींद से हड़बड़ाकर उठता है और बेचारे पुजारी की तो डर के मारे हालत ही खराब हो जाती है। खौफ की एक ऐसी लहर दौड़ जाती है जिसने पूरे गांव को बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उसी वक्त गांव के 2 आदमी, संपत और कप्ता, जो जंगल की सरहद पर छुपकर जुआ खेल रहे थे, इस खौफ का सीधा शिकार बन जाते हैं। 4 लाल और चमकती आंखों वाले वो निशिरो मोलो उनके ठीक सामने आकर रुक जाते हैं और फिर उन चारों के कंधों पर रखा वो भारी शापित ताबूत खुल जाता है। ताबूत के खुलते ही एक ऐसी खौफनाक चीख गूंजती है जिसे सुनकर पूरे गांव के लोगों की रूह कांप जाती है। ये पल सच में दिल दहला देने वाला है। वो चीख किसी बहुत बड़ी अनहोनी का साफ संकेत है। आखिर ये निशिर मोलो चाहते क्या है? वो मृत्युंजय अमृत असल में है क्या? और सबसे बड़ा सवाल जो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने खड़ा होता है, उस 400 साल पुराने राजमहल और इन भयानक घटनाओं से मेघना का असली कनेक्शन क्या है? 2 अलग अलग समय रेखाएं एक ही बिंदु पर आकर टकरा गई हैं और असली सच्चाई का पर्दाफाश होना अभी बाकी है। ये एक ऐसा रहस्य है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे क्या होगा। खैर, इस कहानी की अगली कड़ियों का इंतजार रहेगा।